यह कहानी एक ऐसी राक्षसी की है जिसे सिर्फ इंसानों के खून से प्यार था। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह इंसान को अपना दिल दे बैठी। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान बड़ा नेक, ईमानदार, मेहनती था। वह प्रतिदिन नियम से अपने खेतों पर जाता और दिन भर काम करता। उसके पास खेती की बहुत जमीन थी। इस पर उसके सभी सेवक खेती करते थे। किसान अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और सुख दुख में उनका साथ देता था। अतः उसके सेवकों के साथ ही गांव के अन्य लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। किसान बड़ा न्यायप्रिय भी था। गांव में जब कभी पंचायत होती थी तो गांव वाले किसान को ही सरपंच बनाते। किसान के एक बेटा भी था जिसका नाम था जारुल। जारुल बहुत सुंदर और हष्ट पुष्ट शरीर वाला था। उसका रंग गोरा, सीना चौड़ा और पूरा शरीर कद्दावर था। 20 वर्ष के जारुल पर गांव की सारी लड़कियां उस पर मोहित थीं और मन ही मन कामना करती थी कि जारुल उन्हें पति रूप में मिल जाए। इन्हीं लड़कियों में से थी मोहिनी। मोहिनी रंग रूप में तो बहुत सुंदर थी, किंतु वह बड़ी ही कर्कशा थी और वह बड़ी ही जिद्दी लड़की थी और मन में जो कुछ ठान लेती उसे पूरा करके ही दम लेती थी। मोहिनी कई साल से जारुल पर डोरे डाल रही थी, लेकिन जारुल इतना पत्थर दिल था कि उसने मोहिनी की ओर कभी आंखें उठाकर नहीं देखा। लेकिन मोहिनी तो मोहिनी थी। जारुल गांव की किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। उसे तो एक सुंदर और शीलवान लड़की की तलाश थी जो इस गांव में नहीं थी। जारुल को पूरा विश्वास था कि एक दिन उसकी भेंट उसकी सपनों की रानी से कभी न कभी अवश्य होगी। लेकिन मोहिनी तो जारुल की दीवानी थी। वह किसी तरह जारुल को सिर्फ पा लेना चाहती थी। इसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। उसने पहले अपनी आंखों से मादक प्यार छलकाकर जारुल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु जारुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने अपनी सहेलियों से जारुल के पास प्रेम के संदेश भेजे और उससे एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। जारुल ने मोहिनी की सहेलियों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। मोहिनी ने जारुल को लुभाने और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने के इसी प्रकार के बहुत से प्रयास किए, किंतु उसके सभी प्रयास असफल रहे। लेकिन एक बार तो मोहिनी ने हद ही पार कर दी। जारुल अपने पिता के खेतों से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारुल खेत की पगडंडियों पर चलता हुआ तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसका गांव अभी कुछ दूर था। अचानक सुनसान रास्ते पर मोहिनी प्रकट हुई और उससे लिपट गई। उस समय उसने भरपूर श्रृंगार किया था और भड़कीले कपड़े पहने थे। जारुल घबरा गया। उसने मोहिनी को अपने शरीर से अलग करने का बहुत प्रयास किया, किंतु मोहिनी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। जारुल उसका एक हाथ अलग करता तो मोहिनी दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाल देती और दूसरा हाथ हटाता तो वह पहले हाथ से उसे जकड़ लेती। मोहिनी की स्थिति पागलों के समान हो रही थी। वह कभी जारुल को चूमने लगती तो कभी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगती। उसकी आंखों से वासना टपक रही थी। जारुल ने जब देखा कि मोहिनी उसे किसी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है तो उसने मोहिनी को अपने से अलग किया और उसे दूर करने के लिए एक जोरदार धक्का दिया। जारुल के धक्के से मोहिनी दूर जा गिरी। मोहिनी अपने रूप का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और उसने उसी समय बदला लेने का निश्चय कर लिया। मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ लिए, बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहिनी जारुल पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। मोहिनी की चीख पुकार सुनकर राह चलते गांव के कुछ लोग आ गए। सबने मोहिनी के अस्त व्यस्त फटे कपड़े, उसकी स्थिति देखी तो उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। मोहिनी सुंदर तो थी ही और जारुल भी युवा था, अतः मोहिनी की चाल सफल हो गई। जारुल किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर आ गया। रात भर में यह बात पूरे गाँव में फैल गई। गाँव में कुछ लोग ऐसे थे जो मोहिनी को अच्छी तरह जानते थे। इनमें मोहिनी की सहेलियों के घर वाले भी थे जिनसे मोहिनी जारुल तक अपने प्रेम संदेश भिजवाती थी। ये लोग जारुल का पक्ष ले रहे थे, किंतु मोहिनी ने अपना जाल इस तरह फैलाया था कि गांव के अधिकतर लोग उसी का पक्ष ले रहे थे और जारुल को भला बुरा कह रहे थे। यह बात धनी किसान तक भी पहुंच चुकी थी। वह जारुल को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह सीधे सीधे अपने बेटे की कोई सहायता नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में हमेशा से जो होता रहा है वही हुआ और अगले दिन पंचायत बैठ गई। गाँव वालों को धनी किसान पर पूरा विश्वास था। बेटे का मामला होते हुए भी उन्होंने धनी किसान को ही सरपंच बनाया। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। इस पंचायत में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। मामला मोहिनी से जुड़ा हुआ था, अतः गांव की स्त्रियां भी इस पंचायत में बड़ी संख्या में आ गई थीं। पंचायत में एक तख्त पर 4 पंच बैठे थे और उनके बीच धनी किसान सरपंच बनकर बैठा था। हमेशा प्रसन्न रहने वाला धनी किसान आज हृदय से दुखी था। वह जानता था कि उसका बेटा जारुल निर्दोष है, लेकिन उसे पंचों की राय के अनुसार न्याय करना था। पंचों ने सबसे पहले मोहिनी को बुलाया और उसे सारी बातें बताने को कहा। मोहिनी सबसे पीछे बैठी थी। वह अपने स्थान से उठी और पंचों के सामने आकर फफक फफक कर रोने लगी। पंचों ने उसे ढांढस बंधाया और न्याय करने का आश्वासन दिया तथा निडर होकर सच्चाई बयान करने को कहा। मोहिनी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद उसने जारुल की तरफ संकेत करते हुए बताया कि वह शाम को दिशा मैदान से लौट रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में न जाने कहां से जारुल आ गया और सुनसान क्षेत्र में अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और बुरी नीयत उसके साथ छेड़खानी करने लगा। उसके मना करने पर वह क्रोधित हो गया और जोर जबरदस्ती पर उतर आया। उसने उसके कपड़े फाड़ डाले और इसके बाद मोहिनी ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और पुनः उसने सिसकते हुए उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे पिछली रात अस्त व्यस्त हालत में देखा था। पंचों ने मोहिनी को बैठने के लिए कहा और एक एक करके उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाना आरंभ किया।
जिन्होंने मोहिनी को अस्त व्यस्त स्थिति में देखा था। पहले गवाह ने बताया कि पिछले दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे शाम हो गई थी और रात का अंधेरा बढ़ रहा था। इसी समय उसने देखा कि मोहिनी जमीन पर अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी थी और चीख चीख कर जारुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। जारुल वहीं पास ही खड़ा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। पहले गवाह के बाद दूसरे, तीसरे और फिर चौथे गवाह को बुलाया गया। सभी के बयान पहले गवाह के समान थे। सभी ने एक ही बात बताई थी कि मोहिनी अस्त व्यस्त स्थिति में जमीन पर पड़ी थी और चीख चीख कर जारुल पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अंत में जारुल को बुलाया गया। वह अधिक कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा कि मोहिनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी, पर उस दिन तो मोहिनी ने सभी हदें पार करते हुए उससे लिपट गई। इस पर उसने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। इसके बाद मोहिनी ने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए और चिल्लाने लगी। मोहिनी की बात की तो 4 लोगों ने गवाही दे दी, लेकिन जारुल को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अतः उसकी बात सच साबित करने वाला एक भी गवाह नहीं था। जारुल ने अपनी बात भी इस ढंग से कही थी, पंचों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मोहिनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिखाई दे रही थी। मोहिनी ने झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवाया था। मोहिनी समझती थी कि उसके आरोप से पंचायत उसका पक्ष लेगी और जारुल से उसका विवाह करवा देगी, लेकिन सब कुछ उलटा हो गया। जारुल उसके साथ ही पूरे गांव को छोड़कर चला गया। जारुल बहुत दुखी था। निरपराध होते हुए उसे गांव से निकाला गया था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। जारुल अपने गांव से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे अपने पिता गांव के धनी किसान से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्होंने भी उसके साथ न्याय नहीं किया। कई दिन यात्रा करने के बाद जारुल एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। जंगल के बीच बहने वाली इस नदी के किनारे कई चट्टानें रखी थीं और आसपास बहुत से फलदार वृक्ष लगे थे। जारुल को यह स्थान अच्छा लगा और उसने यहाँ कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पीकर एक चट्टान पर लेट गया। जारुल बहुत थका हुआ था, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। जारुल कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। जारुल उठकर बैठ गया। जारुल की नींद खुली तो वह दोनों हाथ उठाकर अपनी थकान दूर करता है। तभी उसकी नजर पास में बैठे सर्प पर पड़ी, जो उसे डसने वाला ही था। जारुल पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने बड़े ही फुर्ती के साथ सांप को पकड़ा और उठाकर फेंक दिया। इसके बाद जारुल फिर पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया और जोरदार अगड़ाई लेता है। दिन भर सोने के कारण उसकी थकान उतर गई थी और अब वह अपने को तरोताजा अनुभव कर रहा था। जारुल से कुछ दूरी पर खड़ी एक दानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। दानवी का शरीर एक बड़े वृक्ष जैसा था और वह बहुत कुरूप थी। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस दानवी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में जारुल को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। दानवी बहुत बुद्धिमान थी। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि एक कुरूप और विशालकाय दानवी को कोई प्यार नहीं करेगा। यह भी संभव था कि उसका रूप और विशाल आकार देखकर सामने वाला पुरुष भयभीत हो जाए और भय से उसके प्राण निकल जाए। दानवी ने इस विषय में बहुत सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आ गई। दानवी ने अपनी दानवी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर, रूपवान, गोरी और इकहरे शरीर वाली युवती बन गई। इस समय उसे जो भी देख लेता उस पर मोहित हो जाता। इसके साथ ही दानवी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ चीखने लगी। जारुल अभी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों से किसी युवती की बचाओ बचाओ की कातर आवाज टकराई। जारुल खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर सावधान होकर दृष्टि दौड़ाई। जारुल ने जो कुछ देखा तो देखता ही रह गया। उसे कुछ दूरी पर एक अनिंद्य सुंदरी भयभीत खड़ी थी और एक कद्दावर तेंदुआ उस पर हमला करने जा रहा था। जारुल ताकतवर और साहसी था। उसने पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा। तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह जारुल पर पंजे मारने और उसका गला अपने मुंह में भरने का प्रयास कर रहा था और जारुल बड़ी फुर्ती से उसके वार बचा रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। दानवी दूर खड़ी जारुल की बहादुरी देख रही थी। जारुल और तेंदुए को लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक जारुल के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर के कई चक्कर घुमाकर एक ओर फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक ओर भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद जारुल ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लगी। वह सवांग सुंदरी थी और जारुल को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर जारुल से कुछ खाने पीने को आग्रह किया। जारुल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने जारुल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट अब असली तूफान लेकर आएगा, क्योंकि अब जारुल को सच्चाई पता चलेगी जिससे वो दिल की हद तक प्यार करने लगा था। वो एक इंसान नहीं, एक राक्षसी है। अब सवाल ये है, क्या जारुल अपने प्यार की खातिर उस राक्षसी रूप को भी स्वीकार करेगा, या फिर ये सच उनके प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या राक्षसी उसके प्यार की रक्षा करेगी या उसी प्रेम को अपनी भूख का शिकार बना देगी? इन सवालों का जवाब मिलेगा पार्ट 2 में, जहाँ कहानी अपने सबसे भयानक और सबसे रोमांचक क्लाइमैक्स पर पहुंचेगी। इस कहानी का अगला पार्ट मिस मत करना।